हमारे साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज विजनरीज ऑफ मध्य प्रदेश में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश सैने सैने धीरे धीरे कहां तक आगे बढ़ रहा है। बड़े बड़े जो इसके सूत्रधार हैं, कर्णधार हैं, वो क्या सोच रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर, क्या योजनाएं हैं उनके पास। इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के इस भव्य कार्यक्रम जिसका नाम है विजनरीज ऑफ मध्य प्रदेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बातों की शुरुआत करते हैं। राजेंद्र शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा पहला सवाल कि आप स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, मध्य प्रदेश को वर्तमान में कहां पाते हैं आप, प्लीज। न्यूज़ 24 का भोपाल में स्वागत है। विजनरीज मध्य प्रदेश के माध्यम से आप मध्य प्रदेश की समीक्षा करने के लिए आज यहाँ पर हम सब उपस्थित हैं। जैसा आपने पूछा है, स्वास्थ्य विभाग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और हमारी सरकार ने जैसे ही इस कार्यकाल की शुरुआत की, इसको फोकस किया है और हमने वो सारे मापदंड जो राष्ट्रीय स्तर के जो स्टैंडर्ड माने जाते हैं, मानक माने जाते हैं, उसके हिसाब से हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है, हमारे अस्पतालों में इक्विपमेंट्स, एपरेटस की क्या स्थिति है और मैन पावर जितना होना चाहिए उतना है कि नहीं है, इसकी एक बहुत व्यापक समीक्षा करके जो एनालिसिस की, उसमें जो गैप्स पाए गए, उन गैप्स को भरने के लिए हमारी कैबिनेट ने वो सारी मंजूरियां कर दी हैं। मुझे बताते हुए खुशी है आपके माध्यम से जी, देश की जनता को। और अब आने वाले दिनों में उन कमियों को दूर करके हम मध्य प्रदेश जो एक परफॉर्मर स्टेट रहा है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन आज मध्य प्रदेश विकासशील राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ, इरिगेशन में काम हुआ है, पावर में काम हुआ है। उसी प्रकार से हेल्थ के सेक्टर में हम उन लक्ष्य जिस पर पहुंचने के बाद हम ये दावा कर सकें कि हिंदुस्तान के अंदर सभी राज्यों में हेल्थ पैरामीटर्स के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, उस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वर्षों में उसको पूरा करेंगे। मंत्री जी जो हैं वो सिविल इंजीनियर हैं, तो एक सिविल इंजीनियर बेहतर तरीके से जानते हैं कि भवन का निर्माण कैसे होगा, इसकी गुणवत्ता कैसी होगी। तो हम और पूरी जनता ये उम्मीद करती है कि जो चीज मिले मध्य प्रदेश को वो गुणवत्ता युक्त मिले, अच्छी चीज़ें मिले, जो डॉक्टरों की कमी है वो दूर हो सके। जो स्वास्थ्य विभाग में कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर हमेशा बहुत सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब जो है सही जवाब मिल सके और गुणवत्ता विहीन चीज़ें ना रहें, गुणवत्ता युक्त रहें, ऐसी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार क्या काम कर रही है? मैंने आपको बताया कि एक और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, उसके लिए जो आवश्यक धनराशि है उसका इंतजाम करना, मेडिकल कॉलेजेस जिससे हम MBBS डॉक्टर और स्पेशलिस्ट तैयार करते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाना। जब हमारी सरकार बनी थी तो मध्य प्रदेश में मात्र 5 ही मेडिकल कॉलेज थे, आज 14 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और 3 मेडिकल कॉलेज हम इस वर्ष शुरू कर रहे हैं। आने वाले 2 वर्षों में हम 8 मेडिकल कॉलेज और शुरू करेंगे और इसके साथ ही 12 जिलों में PPP मोड में जो इन्वेस्टर हैं वो मेडिकल कॉलेज खोल सकें, इसके लिए हमने टेंडर भी निकाल दिए हैं जी। तो कुल मिला के एक जो अंग्रेजी में कोट है, नो स्टोन शुड बी लेफ्ट अनटर्न, राइट। तो हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए जो भी जहाँ भी जैसा भी प्रयास करने की आवश्यकता है, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस बार जो बजट पास हुआ है उसमें हेल्थ सेक्टर के बजट को, हेल्थ डिपार्टमेंट के बजट को 34% बढ़ा के और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके इसकी उन्होंने मंजूरी दी है। तो इसलिए एक और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल कॉलेजेस और दूसरी ओर
पर्याप्त मैन पावर, डॉक्टर्स पर्याप्त रहें, पैरामेडिकल स्टाफ पर्याप्त रहे, और हमारा लक्ष्य है कि हमारे जो विकास खंडों में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं जी जी। वो जिला अस्पताल की तरह अपग्रेड हो, उसमें मशीनें हों, उसमें डॉक्टर हों, उसमें भवन हो, उसमें डॉक्टर्स की रहने के लिए रेजिडेंशियल सुविधा हो, जी। जिससे कि एक बीच में मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। मशीनें तो आ जाती हैं लेकिन चलाने वाले नहीं रहते हैं। फीता तो कट जाता है लेकिन व्यवस्थाएं वैसी नहीं रह पाती हैं। उसका कारण वही है ना कि जब टेक्नीशियन नहीं होंगे, ऑपरेटर नहीं होंगे, तो मशीन आ जाएगी तो फिर वो मशीन चलेगी नहीं। वहीं दूसरी ओर हमने जिला अस्पतालों में आउटसोर्स करके सीटी स्कैन मशीन लगाई है, जी हमने इंटीग्रेटेड लैब लगाई है, 136 प्रकार की जांचें आउटसोर्स करके हर जिला अस्पताल में लैब बनाए गए हैं और सीटी स्कैन मशीन लगा दी गई है। तो कुल मिला के अब इस सुविधा को हम ब्लॉक लेवल पर पहुंचाने में कैसे हम सफल होते हैं, ये हमारे लिए चुनौती है। और उससे भी बड़ी चुनौती है कि ब्लॉक लेवल पर हम डॉक्टर्स को कैसे पहुंचाएं, बिल्कुल। क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 5 प्रकार के स्पेशलिस्ट होते हैं। उसमें स्त्री और रोग विशेषज्ञ होता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, सर्जरी का स्पेशलिस्ट होता है, मेडिसिन का होता है, रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया। अब ये यदि डॉक्टर्स ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल में नहीं होंगे तो फिर वो अस्पताल सिर्फ उस प्रकार से चल नहीं पाएगा और सारे लोग जिला अस्पताल की ओर भागेंगे। तो हम सबकी योजना ये है कि हम इस प्रकार से इंतज़ाम करें कि ब्लॉक लेवल पे जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें जिला स्तर अस्पताल के स्तर की सुविधा मिले। ये चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन चुनौतीपूर्ण काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में करके मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिटा के और विकासशील राज्यों की श्रेणी में उसको नंबर 1 के स्थान पर पहुंचा दिया है। इसलिए इस चैलेंज को भी हम स्वीकार करते हैं और इसको ठीक करेंगे। जी। डबल इंजन सरकार की बात होती है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो डबल इंजन का कितना फायदा मिल रहा है या कहें डबल इंजन किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी गति कितनी है? डबल इंजन की सरकार का फायदा ये हुआ है कि मध्य प्रदेश लगातार लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है। मोदी जी की योजनाएं ने पूरे देश की तस्वीर को बदल के रख दिया है। आज मध्य प्रदेश में जिन इलाकों में हवाई अड्डा नहीं होना चाहिए था और नहीं था, वहाँ हवाई अड्डा बन गया। रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा है। शानदार 4 लेन की सड़कें संभागीय मुख्यालयों से कनेक्ट हो गई हैं। इसके अलावा 5 नए एक्सप्रेस हाईवे केंद्र सरकार के सहयोग से हम मध्य प्रदेश में बनाने जा रहे हैं, उसका हमने प्रोविज़न कर दिया है। और जन कल्याण की योजनाएं, 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। आयुष्मान कार्ड बन जाने से आम आदमी की पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है, उससे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स भी बहुत तेज़ी के साथ आए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है और वास्तव में आपके माध्यम से मोदी जी की इस योजना के लिए उनका हम सबको अभिनंदन करना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड योजना ने इस देश में गरीबी होने के बावजूद भी स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब से गरीब आदमी बड़े से बड़े अस्पताल में करा सकता है। इससे जो पेइंग कैपेसिटी आम आदमी की इस माध्यम से बढ़ी है अपने इलाज के लिए, उससे स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ है और कई प्रकार की योजनाएं हैं। मोदी जी की सरकार के कारण सभी राज्यों को बहुत फ़ायदा हुआ है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत तेज हुआ है। और नहीं तो पॉलिटिकल लाभ और हानि के चक्कर में पड़ के राज्य सरकारें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, उन योजनाओं को ज़मीन पर उतारने में वो तत्परता और तेज़ी नहीं होती, जिसके कारण देश प्रभावित होता है, समाज गरीब प्रभावित होता है। और ये पॉलिटिकल एंगल के कारण हम लोग हमेशा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो मोदी जी वहाँ पर योजनाएं बनाएंगे और राज्य में उनकी पार्टी की सरकार होगी तो तेज़ी से वो ज़मीन पर उतरेगी। जी। निजी अस्पतालों को लेकर हमेशा चर्चा होती है। हमारे एक दर्शक ने कहा कि जब आप आएँ तो ये सवाल को मैं ज़रूर कहूँ
कि जिस तरीके से निजी अस्पताल को लेकर लोगों में विश्वास है कि भाई वहाँ इलाज ठीक होगा, सरकारी अस्पतालों को लेकर अभी तक वैसा विश्वास जो है सरकारी अस्पताल अर्जित नहीं कर पाए हैं, या कहें वैसा विश्वास जो है वो लोगों को है नहीं कि वो वहाँ पर पहुँचें। तो उसके लिए क्या प्रयास आपका है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है और निजी अस्पताल का जो बिल है उससे आप बहुत भली भांति परिचित हैं कि किस तरीके से एक निजी अस्पताल में बिल बन जाता है। आयुष्मान कार्ड है लेकिन उसका उपयोग किस तरीके से होता है ये भी आप जानते हैं। तो इसके लिए क्या मतलब क्या फार्मूला बनाया जाए जिससे मध्य प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके? नहीं, देखिए, हमारे जो सरकारी अस्पताल है वो भी अब बहुत तेज़ी के साथ अपग्रेड हुए हैं। जैसा आपने बताया कि डबल इंजन की सरकार का क्या फ़ायदा हुआ है, तो NHM नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से राज्य सरकारों को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, मैन पावर के मामले में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी। और आयुष्मान कार्ड के बारे में मैंने आपसे बता ही दिया है। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बन जाने से हमारे सरकारी अस्पताल जो हैं, मेडिकल कॉलेज के अलावा वहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, एंजियोप्लास्टी हो रही है, बाईपास सर्जरी हो रही है। वो जटिल सर्जरीज जो प्राइवेट अस्पतालों में ही हो सकती थी, अब हमारे सरकारी अस्पतालों में भी हो रही है। उदाहरण के लिए रीवा का मेडिकल कॉलेज में जो हमने सुपर स्पेशलिटी बनाया, आपको जान के आश्चर्य होगा कि डेली 5-6 एंजियोप्लास्टी होती है वहाँ। किडनी ट्रांसप्लांट वहाँ पर हो चुके हैं और अब तेज़ी से सरकारी अस्पतालों में भी काम हो रहा है और प्राइवेट अस्पतालों में काम हो रहा है। मंत्री जी कह रहे हैं एक बार तालियां तो होनी चाहिए कि विश्वास हो कि वो जो बात कह रहे हैं वो बात सही है। जी, प्राइवेट अस्पतालों में भी माइक प्राइवेट अस्पतालों में भी जैसा आपने कहा कि आयुष्मान कार्ड क्या सदुपयोग और दुरुपयोग के मामले में इश्यूज आते रहते हैं जी, और उसमें कार्रवाइयाँ भी होती रहती हैं। उसकी एक ऑडिट है, इंटेलिजेंस है जो लगातार गलत कामों को पकड़ती है और जो सही काम है जहाँ पे उसको एनकरेज करती है। तो ये तो एक प्रशासनिक मामला है जिस पर एक टीम है जो उस पर काम करती है। पीएम श्री एम्बुलेंस योजना के बारे में बड़ी चर्चा होती है, किस तरीके से वो काम कर रही है और किस तरीके से उसका लाभ जो है लोगों को मिल रहा है, आम लोगों को मिल रहा है? अभी ज़्यादा दिन शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 6 ऐसे गरीब लोग जो आयुष्मान कार्डधारी थे, गंभीर रूप से वो बहुत ही रिमोट एरिया में थे, वहाँ से उनको एयरलिफ्ट करके भोपाल और एक को तो एम्स दिल्ली में भी पहुँचाया गया और वहाँ पर उनका इलाज हुआ है। तो ये अभी तक हम लोग सक्षम लोगों को एयरलिफ्ट होके बड़े अस्पतालों में जाते हुए हम लोग देखते थे। अब तो गरीब से गरीब आदमी जो आयुष्मान कार्डधारी है, डॉक्टर मोहन यादव जी की इस योजना के कारण गरीब लोग भी एयरलिफ्ट होके और अस्पतालों में जा रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। तो पीएम श्री योजना वास्तव में संवेदनशीलता का परिचायक है मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का। इसी प्रकार से एक योजना शुरू हुई है शांति वाहन योजना, जिसमें लोग अस्पतालों में यदि वो ठीक नहीं हो पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके गांव में पहुंचाना उनके लिए बहुत कठिन काम रहता है। हम लोग देखते थे कभी वो ठेले में, कभी साइकिल में डेड बॉडी को लेके और जाते हुए लोगों को हम देखते थे। अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि वो उनके लिए गाड़ी रहेगी और उस गाड़ी से उनको ससम्मान डेड बॉडी को घर तक पहुंचाने के लिए शांति वाहन योजना की भी शुरुआत हो गई। विंध्य के लोगों को बड़ी आपसे अपेक्षा रहती है, बड़े लोकप्रिय आप हैं और अभी वर्तमान चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम लेकर आप आए। एक बड़े नेता के रूप में आप मध्य प्रदेश में स्थापित हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। विंध्य की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे? विंध्य बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और विंध्य में हरित क्रांति जो सिंचाई के नहरों के माध्यम से हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने से आती है, पर्यटन की क्रांति, वहाँ पर 3-3 नेशनल पार्क्स हैं और टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संभावना है, और औद्योगिक क्रांति, लाइम स्टोन से लेके तमाम तरह के मिनरल वहाँ पर हैं, कोयला वहाँ पर है, सीमेंट हब सतना, रीवा और मैहर माना जाता है, सिंगरौली को हम लोग पावर हब मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, शानदार सड़कें नहीं थी, रेलवे की लाइन ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन अधूरी थी वर्षों से, वहाँ पर एयर कनेक्टिविटी नहीं थी। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से वहाँ शुरुआत हुई है। सारा एक कोने से दूसरा कोना 4 लेन की सड़कों से जुड़ गया है। थोड़ा बहुत जो बचा है सीधी से सिंगरौली के बीच में, उसमें भी काम चल रहा है। और अब अगस्त के महीने में वहाँ से एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा, एयर कनेक्टिविटी से भी जुड़ जाएगा वो इलाका। तो एक विकास की उड़ान के लिए पूरी तरह से विंध्य तैयार है। वहाँ पर औद्योगिक क्रांति, वहाँ पर पर्यटन की क्रांति और वहाँ पर हरित क्रांति के माध्यम से हम वहाँ पर आर्थिक गतिविधियों को तेज करेंगे और रोजगार के इतने अवसर वहाँ पर पैदा होंगे कि वहाँ की सामाजिक आर्थिक तरक्की की दिशा में विंध्य क्षेत्र हिंदुस्तान में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा। जी, सांस्कृतिक रूप से मध्य प्रदेश बड़ा समृद्ध रहा है, शुरू से रहा है। क्या नहीं है मध्य प्रदेश के पास, लेकिन आज भी जो है, चाहे संस्कृति के मामले में, पर्यटन के विस्तार के मामले में मध्य प्रदेश से बहुत अपेक्षाएं हैं। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सब कुछ होते हुए भी मध्य प्रदेश का वैश्विक स्तर पर वैसा नाम होना चाहिए, उस दिशा में आपकी सरकार क्या प्रयास कर रही है? जैसा मैंने बताया कि देखिए, किसी भी क्षेत्र को विकसित करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाना पड़ेगा। आज के इस कंपटीशन के दौर में हम तभी कम्पीट कर पाएंगे जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, औद्योगिक क्रांति होगी। तो आपने देखा होगा कि लगातार पिछले वर्षों में इन्वेस्टर समिट करके देश और दुनिया के लोगों को बताने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त पोटेंशियल है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर इकोसिस्टम है और लोग आकर्षित भी हुए हैं। अभी भी मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों मुंबई में उन्होंने रोड शो किया, जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होने वाला है और रीजन वाइज इस प्रकार से कार्यक्रम करके और हम एमएसएमई को भी प्रमोट करेंगे और हम मेजर इंडस्ट्रीज़ को भी इनवाइट करने के लिए जो कोशिश है। लेकिन लोगों को हमेशा ही लगता है कि आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो आज अब लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर ज़मीन की कमी नहीं है, यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, यहाँ पर बिजली की कमी नहीं है और यहाँ का इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बहुत अच्छा है। तो ये सारा जो मेहनत हुई है पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार ने जो दिन रात काम करके और मध्य प्रदेश को तैयार किया है, अब लोग इसको सबसे अच्छा डेस्टिनेशन मानते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और उस दिशा में ये जो सारे काम अब आने वाले वर्षों में होंगे, उससे आपको ये दिखेगा कि मध्य प्रदेश ने विकास की रफ्तार पकड़ ली है और मध्य प्रदेश अब हिंदुस्तान के सबसे बेहतर राज्यों की श्रेणी में शुमार होने जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि नए एयरपोर्ट भी बन रहे हैं रीवा में। भारत सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत नए एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और सिर्फ एक ही जो नेगेटिव था मध्य प्रदेश के साथ कि ये समुद्र से लगा हुआ राज्य नहीं था, लैंड लॉक्ड स्टेट माना जाता था। लेकिन आपको जान के खुशी होगी, ये इच्छा शक्ति का परिचायक है कि लैंड लॉक्ड स्टेट होने के बाद भी यहाँ पर 2 ड्राई एयरपोर्ट बनाने का काम भी पिछले दिनों मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहीं से यदि कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होना है तो सारी क्लियरेंसेस कस्टम से लेके तमाम तरह की जो वो यही सारी पूरी हो जाती हैं फॉर्मेलिटीज़। लोग अपने प्रोडक्ट को कंटेनर में लोड करते हैं और वो रेल से पोर्ट में जाता है और पोर्ट से हवाई शिप में लोड हो जाता है और वहाँ से विदेशों में जाता है। तो कुल मिला के लैंड लॉक स्टेट होने का जो नेगेटिव पक्ष था उसको भी हम लोगों ने पॉजिटिव किया है और सेंट्रली लोकेटेड होने के कारण लॉजिस्टिक्स का जो हमको एडवांटेज है वो हमारे साथ एक प्लस पॉइंट है। तो कुल मिला के हिंदुस्तान में किसी भी राज्य को तेज गति से आगे बढ़ने की संभावना जो मध्य प्रदेश में है वो दबी हुई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक्सप्लोर किया है और तेजी के साथ इस काम को आगे बढ़ाया है। तेजी के साथ आपने आगे बढ़ाया, ये बात आप कह रहे हैं। लेकिन एक बात आती है कि औद्योगिक क्रांति के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है, विकास के साथ जो है विनाश भी जुड़ जाता है। तो औद्योगिक क्रांति के साथ पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। और जिस तरीके से इस बार गर्मी पड़ी, आपने देखा भोपाल, इंदौर और मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर जिस तरीके से गर्मी पड़ी है, तो उसके लिए भी सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम विकास करें, लेकिन उसके साथ जो है इन चीज़ों का भी हम ध्यान रखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी इस वर्ष 5.5 करोड़ पेड़ पौधे रोपण करने का काम हम लोगों ने हाथ में लिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो काम करता है वो तो अपनी जगह है,
लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी हम वन बना सकते हैं। अभी इंदौर में हमने देखा कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में वहाँ पर एक दिन में 14 लाख पेड़ लगे। शहरों में रीवा में हमने 2 शहर में वन बनाए हैं। एक नगर वन है 15 एकड़ में और एक 25 एकड़ में एपीएस वन है। जी। अब आप वहाँ जाओगे जो 15 साल पहले लगाए थे तो आपको लगेगा कि जैसे हम किसी जंगल में पहुँच गए हैं। तो इस प्रकार से ये अभियान, एक बार तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये सबके जीवन से जुड़ा मुद्दा है और जब भी समय निकले तो आपके क्षेत्र में जरूर जाएं जिस वनों की आप बात कर रहे हैं। वहाँ हजारों लोग सवेरे शाम घूमते हैं। वहाँ नहीं, ये जो बैठे हैं दूर से भी तो लोग जा सकते हैं वहाँ। नहीं, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। अब तो रीवा में आपको वाइट टाइगर सफारी देखने को मिलेगा। इको पार्क है शहर के अंदर, एक ऐसा इको पार्क है जहाँ पर आप जाओगे तो आपको लगेगा जैसे स्विट्जरलैंड में आ गए हों। इस प्रकार का दृश्य है वहाँ पर। नदी है, टापू है। शहर के अंदर कोई कल्पना कर सकता है कि नदी के किनारों को विकसित कर दिया गया। यदि कोई टापू है 10 एकड़ 15 एकड़ का टापू है उसको डेवलप कर दिया गया और वहाँ पे जाओ तो फिर हमें एक नेचुरल ब्यूटी का एहसास होता है। तो इस प्रकार से जो भी पिछले वर्षों में देखिए, सरकार यदि गंभीर है तो तस्वीर बदल सकती है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्षों का शासन इस बात का प्रतीक है कि जिस मध्य प्रदेश को लोग बहुत ही लाइटली लेते थे अब गंभीरता से ले रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और कभी हम लोग बाहर जाते थे तो लोग कहते हैं आपके मध्य प्रदेश में है क्या। मध्य प्रदेश की मार्केटिंग ही नहीं हुई थी उस प्रकार से और वास्तव में मार्केटिंग करने लायक उस प्रकार की स्थिति भी नहीं थी क्योंकि सड़कों पे गड्ढे होते थे, बिजली की इतनी शॉर्टेज होती थी कि गांव में अंधेरा रहता था। शहरों में ही लोग रात में सड़कों में घूमने के लिए मजबूर होते थे और इसलिए मध्य प्रदेश को लोग बीमारू राज्य कहने लगे थे। आपने पुरानी बात बताई कि भाई इस तरीके से मध्य प्रदेश था, लोग आपसे पूछते थे। अब जब आप जाते हैं कहीं बाहर और मध्य प्रदेश के बारे में लोग पूछते हैं आपसे तो अब क्या क्या बताते हैं? प्रमुख रूप से 5 बातें। अभी अभिलाष मिश्रा जी बोल रहे थे आपके सामने कि जब हम विंध्य से निकलते हैं, पहले निकलते थे तो हालत खराब हो जाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, एक बार आए थे रीवा में भाषण देने के लिए, चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए, तो मंच में खड़े हुए एयर स्ट्रिप पे प्लेन लैंड हुआ और उसके बाद वो दूसरे छोर में था तो उन्होंने कहा कि रीवा की सड़कों में यात्रा कर लो तो कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह पूरे विंध्य का और पूरे मध्य प्रदेश का ये हाल था। लेकिन आज आप देखिए कि विश्व स्तरीय सड़कें बनी हैं, शानदार सड़कें बनी हैं जिसने हमारे विकास की गति को काफ़ी बढ़ाया है। हमारे यहाँ व्यापार बढ़ा है, व्यापार बढ़ता है, इंडस्ट्री आती है तो हम लोग जानते हैं कि रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। आज बेरोजगारी की बातें होती हैं, बेरोजगारी की का आवाज़ उठाने वाली लोग अपने समय में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जो जरूरी काम है वो नहीं किया। आज सिंचाई के नहरों का जाल बिछा, धरती से दौलत पैदा हो रही है, उससे किसानों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, खरीदी बिक्री बढ़ गई है, उससे व्यापार बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ता है तो फिर इंडस्ट्री बढ़ती है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, उससे बेरोजगारी दूर होती है, उसी से तो गरीबी दूर होती है। तो सिर्फ ये कहने से कि बेरोजगारी है काम नहीं चलेगा। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आर्थिक क्रांति लानी पड़ेगी। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक पावर बना है, तो इन 5 वर्षों में 3रे नंबर की आर्थिक पावर बनेगा और 2047 में वो नंबर 1 का आर्थिक महाशक्ति बनेगा। ये आर्थिक महाशक्ति बनेगा, इसका मतलब है कि व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तभी तो बेरोजगारी दूर होगी। तो यदि मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमें आर्थिक महाशक्ति बनना है तो वो बेरोजगारी की समस्या के समाधान करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रहे हैं। ये सलूशन है, यदि समस्या बेरोजगारी है तो उसका सलूशन क्या है? आर्थिक क्रांति, सिंचाई के नहरों का जाल बिछाना, व्यापार बढ़ाने के लिए किसानों को सक्षम बनाना। तो ये काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समस्या के समाधान के लिए किया है। मैं ये मानता हूं कि जिसके पास समस्या का समाधान नहीं है वो खुद ही एक समस्या है। तो आप किसे मानते हैं कि उसके पास समाधान नहीं है? जिन सरकारों ने लंबे समय तक काम किया यहाँ पर, उन्होंने समस्या हमको विरासत में दी है
पावर डेफिसिट स्टेट हमारा मध्य प्रदेश था, जो हमको विरासत में मिला है। जब कभी कभी विधानसभा में लोग उठाते थे तो मैं कहता था कि अध्यक्ष महोदय, ये समस्या जो ये उठा रहे हैं ये तो हमको विरासत में इन्होंने दिया है, हम तो इसका समाधान कर रहे हैं और करके दिखाया है। मध्य प्रदेश 24 घंटे बिजली देने वाला ग्रामीण क्षेत्र में भी गुजरात के बाद दूसरा राज्य बना था हिंदुस्तान के अंदर, जिसने गांव में भी 24 घंटा बिजली अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत देने का काम किया था। और उसके बाद ही मध्य प्रदेश विकास की दिशा में सिंचाई, बिजली, सड़कें, इसने मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया है, जो आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है कि हम महाराष्ट्र और गुजरात के बराबरी वाले राज्य के रूप में स्थापित होंगे। जी, नर्सिंग घोटाले की काफी चर्चा होती है देश में, तो आपकी सरकार के द्वारा किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके से उस घोटाले को, या कहा जाए इस तरीके की चीजें भविष्य में ना हो, क्योंकि हम भविष्य की तो बात कर रहे हैं, तो भविष्य में ना हो, इस प्रकार की चीजों की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? उसके लिए मान्यता देने के जो नियम और कायदे हैं उसको हमने बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही उसमें कई चीज़ों को, तो करने वाले कहीं न कहीं से जुगाड़ कर ही लेते हैं, तो फिर वो प्रभावित भी तो होते हैं, उनकी मान्यता समाप्ति हो जाती है, मुकदमे कायम हो जाते हैं, सीबीआई जांच चल रही है। तो गलत तरीके से काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन में उनको कोई संरक्षण नहीं देता है। और इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि सही तरीके से अपना काम सारे लोग को करना चाहिए। यदि आप गलत करोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं उलझोगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने इस प्रकार के तमाम चीज़ों को सरफेस में लाने, यदि कहीं से किसी ने कोई शिकायत कर दी है तो फिर उसको दबाने का प्रयास हमारी सरकार ने नहीं किया, बल्कि उसको गंभीरता से उसकी जांच हो, जो कल्प्रिट हैं वो पकड़े जाएं। 18 के पहले तो इंडियन नेशनल काउंसिल ही मान्यता देती थी, 18 के बाद ही तो राज्यों को मान्यता देने का अधिकार प्राप्त हुआ, और 18 के बाद आपको मालूम है कि हमारी सरकार 15 महीनों के लिए नहीं थी। उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद चुनाव आ गए, तो इसको सुधारने के लिए जो जरूरी कदम थे फिर भी वो सारे किए गए हैं। और अब आप देखोगे कि इस क्षेत्र में भी इस प्रकार की जो कमियां और लापरवाहियां थी वो ठीक हो जाएंगी। चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ बहुत अच्छा काम भी कर रही है, परफॉर्म भी कर रही है। उपचुनाव भी है, उसमें भी आप लोग जीते, तो क्या कारण है कि आप यहाँ तो जीत रहे हैं लेकिन केंद्र में कई स्थान ऐसे हैं राज्यों में जहाँ, जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है? देखिए, आपने पूछा कि मध्य प्रदेश में लगातार जीतने का कारण क्या है, तो वही कारण है जो मैंने अभी पिछले आपको बताए हैं कि हमने ईमानदारी ये फार्मूला दूसरे राज्यों में आप क्यों नहीं बता रहे हैं? जहां हमारी सरकारें रही हैं वहां लोगों ने हमारा काम देखा है। वेस्ट बंगाल में अभी हमारी सरकार नहीं आई है और इसलिए वहां पर चुनाव और लोकतंत्र के सामने बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब सीपीएम की सरकार होती थी तो भी ये सवाल था कि वहाँ पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू है, अभी भी वो मामला है वहाँ पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है, लोग उसके काम को देखते हैं, तो सुशासन और कुशासन में क्या फ़र्क है वो समझ में आता है। और जहाँ अभी हमारी सरकार नहीं है वहाँ पर अभी थोड़ा हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत दिनों तक ऐसा नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आने वाले दिनों में, जैसे उड़ीसा आप देखिए, यदि वेस्ट बंगाल एक उदाहरण है तो उड़ीसा भी तो है। 21 में से 20 लोकसभा की सीटें हमारी सरकार बन गई, और अब वहाँ पे जो हमारा काम होगा, उड़ीसा में एक ऐसा परिवर्तन आप देखेंगे, उसके बाद लंबे समय तक हमारी सरकार मतलब परिवर्तन चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, तो शासन चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा दिए गए आशीर्वाद का सदुपयोग ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है। क्योंकि भाजपा एक राजनीतिक पार्टी पर नहीं है, ये एक मिशन है भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए। अच्छा, विश्व गुरु बनने के लिए जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मध्य प्रदेश को भी वैश्विक रूप से, मैंने पहले भी कहा, और पूरे देश में किस तरीके से सिरमौर बनाया जाए उस दिशा में आप तो प्रयास कर ही रहे हैं। बजट आप लोगों ने दुगना करने का जो 5 साल में है, उसका कितना लाभ मिलेगा मध्य प्रदेश के लोगों को, मध्य प्रदेश को? बजट यदि बढ़ता है, साइज बढ़ती है, तो
हर काम के लिए पैसे की पर्याप्त उपलब्धता होती है। नहीं, आम जनता ये कहती है कि भाई साइज बढ़ गया। कई आम व्यक्ति हैं, क्योंकि आप लगातार एक ऐसे जननेता हैं जो आम व्यक्तियों से चर्चा करते हैं। कई बार ऐसा होता है बजट से कितना बजट बढ़ गया, कितना बजट कम हो गया, वो एक जो नीचे का व्यक्ति है उसको मतलब ही नहीं होता है। पर उसको पता कैसे लगाएगी भारतीय जनता पार्टी कि हाँ अब मध्य प्रदेश का बजट बढ़ गया है, इसका लाभ आपको मिल रहा है? देखिए, जब विकास होता है, सिंचाई की नहरों में हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। हमारे इस संकल्प में देखा होगा आपने, जब हमारी सरकार बनी तो 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। इस समय 47 लाख हेक्टेयर है। हम कह रहे हैं कि 2 साल में हम 60 लाख हेक्टेयर कर देंगे, 5 सालों में हम 1 करोड़ हेक्टेयर कर देंगे। इसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा हमारे पास है। हमारी बजट की साइज़ बढ़ती है तो हमारे पास काम करने के लिए पर्याप्त बजट होता है। हम आपसे कह रहे हैं कि हमने 5 मेडिकल कॉलेज से 14 मेडिकल कॉलेज कर दिए और हम इसको 25 तक कर रहे हैं। तो एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 300 करोड़ खर्च होते हैं और उसका अस्पताल बनाने में भी 300 करोड़ खर्च होते हैं। 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इतना काम हम कर रहे हैं, तो यदि हमारी आर्थिक अनुशासन मध्य प्रदेश में लाने में हम सफल नहीं होते तो इतना काम हम कहाँ से कर पाते। पहले की सरकारें तो सड़कों में गड्ढे भरने के लिए उनके पास उनके ट्रेजरी में ओवरड्राफ्ट हो जाता था। इसका मतलब कि वो आर्थिक व्यवस्थाएं करने में असफल हो जाते थे। 23,000 करोड़ का बजट होता था मध्य प्रदेश का 2003 के पहले। आज 3,65,000 करोड़ है। एक बार तालियां हो जाए, बजट बढ़ रही है, हमारे भी बजट बढ़ेंगे जी। और 5 वर्षों में डॉक्टर मोहन यादव जी का ये संकल्प है कि हम इसको दुगना करेंगे, मतलब 7.25 लाख करोड़ बजट वाला मध्य प्रदेश होगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से हम समृद्ध हो रहे हैं, और जब आर्थिक रूप से हम समृद्ध होंगे तो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो जरूरी काम है उसके लिए बजट की कमी का हम रोना नहीं रोएंगे। इसलिए किसी भी प्रदेश को आर्थिक रूप से सक्षम होना, उस प्रदेश के लिए पर्याप्त विकास करने के संसाधन होना है। मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्धारण करने के लिए किस तरीके से मध्य प्रदेश आगे बढ़े, किस तरीके विकास के पथ पर वो आगे बढ़े, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी से। अंतिम में यही सवाल, शुक्ल जी, क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं आप जनता को कि आपके हाथ में, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बेहतर भविष्य जो है आप लोग देंगे? जिस तरह से प्रदेश की जनता लगातार अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति बनाए हुए है, हम आपके माध्यम से यही कह सकते हैं कि हमारी सरकार कमिटेड है, डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रही है, समर्पण के साथ काम करके एक मिशन की तरह इस मध्य प्रदेश को इस प्रकार का राज्य बनाना चाहती है। जब हम ये कहें कि बेरोजगारी और गरीबी हमारे प्रदेश में यदि आप दूरबीन लेके ढूंढेंगे तो भी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा मध्य प्रदेश बनाने के लिए हम सारे लोग जनता के द्वारा दिए गए आशीर्वाद से जो हमको ताकत मिली है उसका हम सदुपयोग करेंगे। बिल्कुल आप सदुपयोग करें। News24 और lalluram.com आपके इस कार्य में हर कदम पर आपके साथ है। विजनरीज ऑफ मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से बातों को रखा कि क्या आप सोच रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।